दोस्तों नमस्कार। मैं विपिन मिश्रा आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म श्री पीसीएस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि काफ़ी बच्चों ने मुझसे कहा कि सर उत्तर प्रदेश को लेकर के कुछ विशेष रूप से परीक्षा होने वाली है, तो कुछ करंट अफेयर्स की क्लासेस कर दीजिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग अब एक सीरीज़ के रूप में करंट अफेयर्स पर काम करेंगे। और उस करंट अफेयर्स में हम बात करेंगे स्पेशली जो करंट अफेयर्स का एक तरीके से प्रीलिम की दृष्टि से क्या महत्व है, मेंस की दृष्टि से क्या महत्व है, इन सब के साथ में ही एक व्यापक विश्लेषण हम लोग करते चलेंगे। तो अब हम शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास की। आज हमारी जो क्लास है, और हमने एक आर्टिकल अभी कुछ समय पहले ही आपका यूपी के एक न्यूज़पेपर में निकला था, उस आर्टिकल को बेस पे ही आज की क्लास स्टार्ट चलेगी अपनी। आज का अपना जो ये आर्टिकल है उसमें है स्टार्टअप को गति देना देगा मिशन, प्रोत्साहन के लिए 1,000 रुपये का फंड, ये आर्टिकल है। अब इस आर्टिकल को लेकर के पहले मैं ओवरऑल एक समझ के लिए आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है स्टार्टअप को गति देने के लिए अपने यहाँ राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप मिशन ला रही है। इस स्टार्टअप मिशन के अंतर्गत वह जो स्टार्टअप्स हैं उनको कई रूप में प्रमोट करेगी। इसके लिए वो उसको फाइनेंशियल सपोर्ट करेगी, साथ साथ पॉलिसी लेवल पर सपोर्ट करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर सपोर्ट करेगी, और इसी के साथ ही वह उनसे जुड़ी जो भी ऐसी अगर कोई भी बाधाएं आती हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम को हतोत्साहित करने में या उसको पीछे करने में, उन सब के समाधान के रूप में यह मिशन एक काम करेगा। अब इस मिशन के बारे में इस पहले हम आर्टिकल को जान लेते हैं, फिर उसके बाद डिटेल से चर्चा करते हैं। तो हमारा जो आर्टिकल कहता है कि एक जो बैठक हुई थी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, उसमें उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026, इसका विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखेंगे, और उस उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन को स्वीकृति दी गई है। तो कौन कौन सी दो इसमें बैठक में स्वीकृतियां दी गई हैं? एक है उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026, दूसरा है उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन। इस नीति के अंतर्गत जो नई हमारी स्टार्टअप पॉलिसी होगी उसके अंदर अंदर में 1,000 करोड़ का एक स्टार्टअप फंड होगा, और 400 करोड़ का एक जो फंड होगा ये आपका AKTU, AKTU कौन सी, अबुल कलाम जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, वो कॉर्पस फंड के रूप में व्यवस्था करेगा। यानी 1,000 करोड़ ये होगा और प्लस 400 करोड़ ये होगा, तो ये एक फंड होगा। और इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश में 50,000 रोजगारों का सृजन किया जाएगा, ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और इसका एक रिलेशन ये है, एक तरीके से टारगेट ये है कि $1 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी का उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है उसको फुलफिलमेंट करने में ये सपोर्ट करेगा। तो ये इसका एक तरीके से ओवरऑल स्टार्टअप पॉलिसी के बारे में रहा। अब इसके बाद साथ में ही हम और कुछ एक चीज़ें देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, क्योंकि ऐसे प्रीलिम से प्रश्न आएंगे, ये डाटा आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा जो मैं अंडरलाइन करता जा रहा हूँ, कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 17,000 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हैं। उत्तर प्रदेश में कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि रजिस्टर्ड स्टार्टअप कितने हैं, तो वहाँ पर 17,000 स्टार्टअप अभी उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड हैं। और इसी के साथ में ही उन्होंने स्टार्टअप्स में को लेकर के कुछ पॉलिसीज बनाई हैं। जो ये पॉलिसी बनाई है उसमें कुछ प्रावधान है, तो प्रावधान के अंतर्गत हम देखेंगे, इसके अंतर्गत क्या करेंगे कि जो स्टार्टअप्स होंगे उनको 1 वर्ष तक, 1 ईयर तक 17,500 रुपये प्रति माह के रूप से मिलेंगे। ठीक है, जो अभी तक मिलते थे। ठीक है, प्रति माह के
राशि जो है मिलेगी, लेकिन यह बढ़ाकर 2 वर्ष तक, अभी तक 17.5 थी, लेकिन अब यह 20,000 रुपए तक प्रतिमाह के हिसाब से कर दी गई। इसी की तरह एक प्रोटोटाइप, एक तरीके से सब्सिडी कह सकते हैं या अनुदान है, वो पहले 5 लाख मिलता था, अब यह बढ़ा करके 10 लाख रुपए कर दिया गया है। जबकि जो सीड फंड है, ये आप डाटा विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि प्रोटोटाइप अनुदान में कितना किया गया है, पहले 5 लाख था, अब 10 लाख कर दिया गया। और स्टार्टअप सहायता के रूप में जो मिलता था, पहले 17,500 प्रतिमाह था, अब यह 20,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। इसी के साथ ही और चीज एक ध्यान रखेंगे कि जो सीड फंड है, सीड फंड, यह पहले 7.5 लाख का था, अब इसको 2 गुना कर दिया गया है 15 लाख का, यानी 15 लाख का अब कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगर कोई विशेष परिस्थिति आती है तो उसमें 50 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। यह इन्होंने विशेष रूप से किया है स्टार्टअप्स के लिए। इसके साथ में ही एक और कुछ प्रावधान इसमें किए गए हैं। स्टार्टअप के लिए 5 करोड़ रुपए तक का, कितना का, 5 करोड़ रुपए तक का समानुपातिक योगदान अनुदान, 2 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन। समानुपातिक अनुदान कितना है, 5 करोड़, टर्म लोन कितना है, 2 करोड़, पर 4%, इसका ध्यान रखिएगा, 4% सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी मिलेगी। इसका विशेष रूप से ध्यान देंगे, क्योंकि कभी कभी होता क्या है, प्रश्न ऐसे पूछता है कि उसमें कई प्रावधान दे देगा, 3 प्रावधान दे दिए, वो 3 सही हैं, लेकिन उसमें एक कोई डाटा गलत कर देगा और स्टेटमेंट वाला ऐसा प्रश्न बनेगा। ऐसे स्टेटमेंट वाले प्रश्न में क्या होगा, पूछेगा कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है, फिर उसका जो कूट देगा तो 1 2 3 सही है, 1 1 3 सही है, 2 3 सही है, या उपर्युक्त सभी सही हैं। तो यह जो डाटा है उसमें आपके बहुत काम आएगा, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा इस डाटा को, तो तभी आप इसको करेक्ट कर पाएंगे। तो ये जो है एक तरीके से सब्सिडी मिलेगी, और बहुत सब काम की चीज़ नहीं है इतनी अपनी। और यहाँ पर और जो अपने काम की चीज़ है वो देखना ये है कि जो ये स्टार्टअप्स होंगे नई पॉलिसी में, ये विशेष रूप से आपके जो डीप टेक हैं, डीप टेक्नोलॉजी, डीप टेक स्टार्टअप्स हैं, उन पर फोकस किया जाएगा। डीप टेक स्टार्टअप्स क्या होते हैं आप जान लीजिए। यहाँ पर डीप टेक स्टार्टअप्स ऐसे स्टार्टअप्स जिसमें टेक्नोलॉजी बेस रहती है, टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स होते हैं, उनको डीप टेक स्टार्टअप्स कहते हैं। जैसे एआई, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, क्वांटम टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, हेल्थ टेक, एग्री टेक, ये सब क्या है, ये डीप टेक हैं। तो इन डीप टेक स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रमोट किया जाएगा। और ऐसे जो डीप टेक स्टार्टअप्स होंगे तुमको 20 लाख रुपए तक का प्रोटोटाइप सहायता दी जाएगी। यहाँ पर प्रोटोटाइप सहायता कितनी थी, आप देखा होगा नॉर्मल स्टार्टअप्स के लिए वहां पर 10 लाख का था, लेकिन जो डीप टेक स्टार्टअप्स होंगे उनको यहाँ पर 20 लाख दिया जाएगा। ये भी विशेष रूप से आप डाटा ध्यान रखेंगे, कंपेयर करके पूछा जा सकता है। साथ ही साथ 30 लाख रुपए तक का यहाँ पर इनको सीड फंड दिया जाएगा। यहाँ पर सीड फंड कितना था, 15 लाख का था नॉर्मल स्टार्टअप्स के लिए, लेकिन अगर डीप टेक स्टार्टअप है तो उसके लिए 30 लाख का सीड फंड होगा। इसी के साथ में ही जो पेशेंस कैपिटल या सहायता अनुदान के रूप में कह सकते हैं, तो वहाँ पर सहायता अनुदान के रूप में इन्होंने 50 लाख तक की बात कही थी, और यहाँ पर 100 करोड़ रुपए पेशेंस कैपिटल और रिसर्च आदि के लिए दिया जाएगा। ये कुछ डाटा था। इसके साथ में ही एक और इम्पोर्टेंट डाटा है आपके लिए, और तो कई डाटा हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट डाटा है उस पर हम चर्चा करेंगे कि 20 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होंगे वो स्टार्टअप्स से जुड़े हुए जो डीप टेक स्टार्टअप्स हैं या ऐसे जो स्टार्टअप्स हैं, वो उनके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। कितने होंगे, 20। ये 20 जो
सेंटर्स हैं, इनका डाटा याद रखिएगा, चूंकि प्रश्न जब पूछेगा स्टेटमेंट बेस्ड तब ये पूछ सकता है उसमें कि 20 सेंटर स्थापित किए जाएंगे, या कहीं गलत दे दिया उसका कि 10 सेंटर होंगे, 15 सेंटर होंगे। अगर आप एक्यूरेट नहीं जान रहे हैं तो आपका क्वेश्चन वहां पर गलत हो जाएगा, इसलिए आप इसको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और इसके अंदर प्रोविजन है, तो जो पॉलिसी आएगी आप देखेंगे कि इसके लिए पूर्वांचल और बुंदेलखंड के लिए क्या प्रोविजन है, इंक्यूबेटर्स के लिए जो है पूंजीगत अनुदान कितना है, ये सब चीजें इसके अंतर्गत आपको बताई जाएंगी, दी जाएंगी। तो ये कुल मिलाकर स्टार्टअप पॉलिसी अभी चूंकि लॉन्च की गई है, अगले महीने की मैगजीन्स आदि में आपको मिल जाएगी, उसको आप देखेंगे और उससे आप चीजों को और अनुमान लगेगा। लेकिन इसी के साथ में ही हम जब बात स्टार्टअप की कर रहे हैं तो स्टार्टअप से रिलेटेड कुछ डाटा भी अगर हम जानते चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब हम इसको हमने अभी तक उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में देखा, अब हम इंडिया के रेफरेंस में देखने की कोशिश करेंगे। इंडिया में स्टार्टअप सिस्टम का क्या है? पहली बार आप जैसा कि जानते होंगे 2015 में स्टार्टअप सिस्टम आया। कब आया? स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया की जो पहल की गई, ये स्टार्टअप इंडिया जो है वो पहली बार आपका 2015 में आया। इसी के साथ में ही जब उसका रिस्पांस अच्छा रहा तो आगे चल करके सरकार को लगा क्यों ना हम इसको और आगे बढ़ाएं। तो 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान लाया गया। स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान लाया गया। ये स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान लाया गया। अब इसके साथ में जो स्टार्टअप के बारे में और हम जानकारी लेंगे वो ये है कि स्टार्टअप्स का जो हम अपने यहाँ इंडिया में देखेंगे एक तरीके से ग्रोथ रहा, वो स्टेप वाइज स्टेप रहा। ये देखना ये है यहाँ पर कि जो स्टार्टिंग में हमारे यहाँ स्टार्टअप्स चले, 16 में जब पॉलिसी आई, उसके बाद 17 से 20 के बीच जो हमारे यहाँ इंडिया में स्टार्टअप्स आए, वो स्टार्टअप्स कैसे थे? आपको रिलेटेड थे डिजिटल इंडिया के रूप में, डिजिटल इंडिया के रूप में, साथ ही साथ यूपीआई के रूप में, पेटीएम, फोन पे ये जो है बढ़ने लगे। साथ ही साथ जो है सस्ते इंटरनेट और स्मार्टफोन आदि के संदर्भ में स्टार्टअप्स बढ़ने लगे। ये फर्स्ट फेज कह सकते हैं स्टार्टअप रहा। लेकिन जैसे ही आगे स्टार्टअप्स को गति मिली, स्टार्टअप्स में लोगों की रुचि हुई और स्टार्टअप्स ने राज्य और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देना स्टार्ट किया, वैसे ही इनको और गति मिली तो इनका स्वरूप बदल गया। 2021 से 22 के बीच जो स्टार्टअप्स देखा जाए तो उनकी संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हुई। और स्पेशली इस संदर्भ में जो यूनिकॉर्न थे, स्टार्टअप यूनिकॉर्न्स में बहुत तेजी से वृद्धि हुई। और अब जो स्टार्टअप्स आने लगे, खासकर वो कैसे आने लगे स्टार्टअप? फिनटेक यानी फाइनेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कैसे आने लगे? स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्टार्टअप्स आने लगे। ऐसे ही सेमीकंडक्टर्स और जो है एडटेक, ई कॉमर्स, ऐसे स्टार्टअप्स आने लगे। तो कुल मिलाकर के स्टार्टअप्स का ये से 2 फेज में विकास हुआ। तीसरे फेज में अगर हम देखें, इसके साथ ही जानते चलें कि तीसरे फेज में जो विकास हुआ वो 2023 के बाद स्टार्टअप्स का विकास हुआ। 2023 के बाद का 2023 के बाद जो विकास होता है, इस फेज में जो स्टार्टअप्स आते हैं वो डीप टेक स्टार्टअप्स आते हैं। कैसे आते हैं? डीप टेक स्टार्टअप जो आ रहे हैं तो उनमें कौन कौन से स्टार्टअप्स आएंगे? एआई बेस्ड स्टार्टअप्स हुए, स्पेस टेक हुआ, सेमीकंडक्टर हुआ, क्लाइमेट टेक स्टार्टअप्स हुआ। ऐसे स्टार्टअप्स जो है 2023 के बाद में उभरे। और अगर
अभी हम और आगे की चीजें देखें तो आपने स्टार्टअप्स रिपोर्ट्स भी पढ़ी होगी। स्टार्टअप्स रिपोर्ट्स जो आई है, स्टार्टअप इंडेक्स आया है, तो स्टार्टअप इकोसिस्टम के रेफरेंस में इंडिया थर्ड पोजीशन पर है। साथ साथ हम ये भी जानते चलेंगे, जब इंडिया थर्ड पे है तो यहाँ पर फर्स्ट पर कौन होगा, सेकंड पे कौन होगा, ये भी आप जान लीजिए। यहाँ पर फर्स्ट पर यहाँ पर यूएस है और सेकंड पर चाइना है। कुल मिलाकर के हमने स्टार्टअप से रिलेटेड ये कुछ जो चीज़ें थी वो देखी। एक चीज़ यहाँ पर और आपको स्टार्टअप के संदर्भ में, जब हम स्टार्टअप जान रहे हैं तो ओवरऑल स्टार्टअप का समग्र अध्ययन कर लें तो उसमें हम ये देखेंगे कि जो इंडिया में लगभग 100 स्टार्टअप यूनिकॉर्न्स हैं। साथ ही साथ 2 लाख प्लस इतने स्टार्टअप्स अभी पूरे देश में रजिस्टर्ड स्टार्टअप हैं। ये चूंकि प्रीलिम की क्लास है, इस वजह से मैं ऐसा सब पूरा डाटा आपको बताता चल रहा हूँ। चूंकि ऐसे प्रश्न हो सकता है कि अगर स्टेट से न पूछे तो सेंट्रल से पूछ लेता है, तो आपके पास पूरा स्टार्टअप से रिलेटेड जो डाटा हो वो रहना चाहिए, मेरा उद्देश्य ये है। इसके साथ में ही एक चीज और यहाँ पर आपके लिए जाननी जरूरी है कि जो 51% स्टार्टअप्स हैं टोटल स्टार्टअप्स का, वो मोस्टली कहाँ पे हैं, वो टीयर 2 सिटीज में है। कहाँ है, टीयर 2 सिटीज या फिर टीयर 3 सिटीज। मोस्टली स्टार्टअप्स 51% प्लस स्टार्टअप्स ये कहाँ पर हैं, ये मोस्टली टीयर 2 और टीयर 3 सिटी में है। कहने का मतलब यह है जो स्टार्टअप कल्चर है वो अब छोटे शहरों में भी जा रहा है, पनप रहा है, विकास कर रहा है, जिससे हम जिस इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, समावेशी विकास की बात करते हैं, रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उन क्षेत्रों में भी अब विकास की धारा पहुंच रही है। इसके साथ ही कुछ कुछ चीज़ें और हम जब स्टार्टअप की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जान लेंगे, वो ये कि अगर हम देखेंगे स्टार्टअप के रेफरेंस में, तो स्टार्टअप में कर्नाटका का जो बेंगलुरु है वो भारत का प्रमुख स्टार्टअप केंद्र है। कौन, बेंगलुरु मेन सेंटर है, आप सभी जानते होंगे। महाराष्ट्र का जो मुंबई की विशेषता क्या है, यह जो है विशेष रूप से फिनटेक से रिलेटेड स्टार्टअप्स यहाँ पर हैं। अगर हम तेलंगाना की बात करेंगे या हैदराबाद की बात करेंगे तो हैदराबाद में आईटी रिलेटेड स्टार्टअप्स हैं एंड डीप टेक रिलेटेड स्टार्टअप्स हैं। ये थोड़ा इसलिए क्योंकि वाइड लेवल पर चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाएं, इस वजह से मैं इतना डिटेल से बता रहा हूँ। और यूपी की जब हम बात करेंगे तो जो हमारा यहाँ पर 2 शहर हैं, नोएडा और लखनऊ, ये 2 शहर स्टार्टअप से विशेष रूप से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर आईटी से रिलेटेड स्टार्टअप्स, एआई से रिलेटेड स्टार्टअप्स और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड स्टार्टअप्स आपके विशेष रूप से मिलेंगे। ये तो स्टार्टअप्स को लेकर के कुछ एक चीज़ें थी। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे स्टार्टअप कल्चर जो था, इसका एक क्रोनोलॉजी है। जैसे ही 2014 में सरकार बनती है, 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया प्रोग्राम लाया जाता है। और इस मेक इन इंडिया प्रोग्राम ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट करने में बहुत हेल्प की। इसी तरीके से जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लाया गया 1 जुलाई 2015 को, इस डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जो है, इसने भी स्टार्टअप को बूस्ट करने में सहयोग दिया या स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट करने में सपोर्ट किया। मेक इन इंडिया, ये इन 2 प्रोग्राम्स हैं। इसी की वजह है कि हम आज स्टार्टअप इकोसिस्टम में
3rd पोजीशन पर पहुंच गए हैं। तो आज की क्लास में हमने स्टार्टअप पर डिटेल से पढ़ा। अब इसके साथ में ही अगर अब चूंकि क्लास प्रीलिम की है तो इसमें मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं जाऊंगा, लेकिन बस आपको यहाँ पर मैं कुछ एक क्वेश्चंस बता देता हूँ कि मेंस के दृष्टिकोण से कैसे यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे, तो उसको मैं यहाँ पर उस पर चर्चा कर लूँगा। लेकिन चूंकि प्रीलिम की क्लास है तो ज़्यादा उस पर मत जाइए। एक जैसे मेंस का क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए बन सकता है कि यूपी स्टार्टअप पॉलिसी 2026 प्रदेश को नवाचार और डिजिटल अर्थव्यवस्था के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एक क्वेश्चन इस टाइप से बन सकता है। तो जब आप बात करेंगे तो स्टार्टअप का मैंने ग्राउंड बता दिया, साथ ही साथ स्टार्टअप को लेकर जो यूपी से रिलेटेड डाटा था वो भी मैंने बता दिया। उसको आप वहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन बना लेंगे। जब हम मेंस आंसर राइटिंग करेंगे तब क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग कैसी हो, उसके पिलर्स कौन कौन से होने चाहिए, इन सब पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ऐसे ही अगर हो सकता है एक दूसरा भी क्वेश्चन अगर आप से बना करके पूछ लिया जाए, या कभी हो सकता है कि आयोग में ही अगली बार आपके आ जाए, तो एक और क्वेश्चन बन सकता है स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर के कि इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में जो वित्तीय सहायता है, डीप टेक्नोलॉजी आदि का जो प्रोत्साहन है, इनकी क्या भूमिका रहेगी, इस भूमिका के संदर्भ में मूल्यांकन कीजिए। इसके लिए क्या चैलेंजेस हैं, इनके क्या समाधान हो सकते हैं, नवाचारी कुछ उपाय बताइए। ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। खैर, आज की क्लास अब हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, और जो भी बच्चे नए हैं हमसे जुड़ जाएं। और अब हम यूपी करंट अफेयर्स को लेकर के विशेष रूप से अपनी क्लास चलाएंगे। आप सभी लोग इससे जुड़ें और इसका लाभ लें। यूपी प्रीलिम परीक्षा तक अब हमारी प्रीलिम को लेकर के ये स्ट्रेटजी रहेगी, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं नियमित रूप से उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स आपको कराता रहूं। आप लोग इसको करते रहिए ध्यान से, और जो नए बच्चे हैं जुड़ जाएं। साथ ही साथ आपके साथ में अगर तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनसे भी इस लिंक को शेयर कर देंगे, जिससे वो बच्चे भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।